दरअसल ऐसे बिलियन अभी तक तुमने बिलियन बनाए हैं कि हमारे पास कोई जल होता था, बड़ा सिंपल सा बिलियन है, जल है उसमें चीनी डाल दी बिलियन बन गया, या कोई नमक डाल दिया बिलियन बन गया। क्या होता था कि हमारे पास कोई जल है और ये कोई जल भरा है, जल में कोई चीज डालो बिलियन हो गया। लेकिन अब ऐसा बिलियन नहीं है, अब ऐसा बिलियन है कि ये भी ठोस है और जो चीज डाली जा रही है वो भी ठोस है, मतलब ठोस के अंदर ही ठोस डाले जा रहे हैं। क्या परिभाषा बनेगी? वे विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक दोनों ठोस अवस्था में होते हैं और ठोस विलयन कहलाते हैं। आपको कहें ऐसे विलयन का उदाहरण, तो हमारे पास होता है पीतल, पीतल, कांसा, कांसे का नाम सुना है? कांसा एक मोनाल धातु भी होती है। ये सब क्या होती है? ये मिश्रित धातु होती हैं। मिश्रित तो मतलब है कि अब जैसे ये पीतल है, पीतल कैसे बनाया जाता है? कॉपर प्लस जिंक से बनाया जाता है। कॉपर को पिघला कर इतना पिघलाया जाता है ये पानी बना दी जाती है बिल्कुल। दूसरे टैंक में जिंक पे ये पिघलाई जाती है, पानी बना दी जाती है। फिर दोनों को ये किसी तीसरे टैंक में मिक्स किया जाता है और जब इसे ठंडा किया जाता है ना तो पीतल बनता है। ये मत सोच लेना कि ठोस ठोस को जब इसके अंदर एक दूसरे के अंदर बढ़ा देंगे और वो बिलियन बन जाएगा। ऐसा ठोस नहीं बढ़ेगा किसी के अंदर भी, और ना ही या कुछ लोग दिमाग में जाकर दोनों को बारीक पीस लेंगे और मिक्स कर देंगे, वो भी नहीं होता है। दोनों को पिघलाया जाता है और जितना भी ये काम किया जाता है, जितनी भी हमारी ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है या कोई मिश्रित धातु बनाई जाती है, उनका सबका प्रोसीजर यही है, सिंपल सा फंडा होता है। बहुत सारी भट्टी हैं कि ये तो बहुत मामूली से टेम्परेचर पे होते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे टेम्परेचर पर 3,000 4,000 टेम्परेचर बनाना हो तो बात्य भट्टी, अभी आगे पढ़ने वाले बात्य भट्टी, परावर्तनी भट्टी, मफल भट्टी, ये सब भट्टी होती हैं जिनमें कि भयंकर भयंकर धातुओं को जो कि सोच भी नहीं सकते कि पानी बन सकती हैं। लोहा पानी की तरह बहेगा उनमें, इतनी उनमें आग हो जाती है, इतना टेम्परेचर उनके अंदर बन जाता है। तो ये सब भट्टियाँ पड़ते हैं और उन्हीं भट्टियों को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फैक्ट्रियों में भी। ये ठोस विलयन होते हैं। अब ये ठोस विलयन जो है वो दो प्रकार के होते हैं तुम्हारे, दो प्रकार के। तो हम कहेंगे ये है दो प्रकार के होते हैं। और वो जो दो प्रकार है ना, वो पहला प्रकार है प्रतिस्थापी ठोस विलयन, और दूसरा जो है वो है अंतराकाशी ठोस विलयन। अब जब हम ये पहला वाला लिखेंगे तो अभी दोनों के चित्र आएंगे अलग अलग। पहला ऊपर वाले की परिभाषा लिख रहे हैं हम, इसमें लिखेंगे वे विलयन, वे विलयन ठोस विलयन की परिभाषा लिख रहे हैं हम। वे विलयन, विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक, वे विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक दोनों ठोस अवस्था में होते हैं। वे विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक दोनों ठोस अवस्था में होते हैं, दोनों ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस विलयन कहलाते हैं, ठोस विलयन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में लिख दो इनके, जैसे पीतल कोमा कांस्य, कांसा नहीं होता कांस्य होता है शायद, कहां से वो जो 1 2 रुपए 5 रुपए के नोट बनते हैं, कहां से कोमा मोनाल धातु, मोनाल भी मिश्रित धातु होती है, मोनाल, मोनाल धातु आदि, मोनाल पक्षी का नाम भी होता है ना एक, हमारे साथ उत्तराखंड का राष्ट्रीय पक्षी है। चलो तो मोनाल धातु हो गई आदि। इसके बाद आते हैं नई लाइन से, नई लाइन से आ जाए ठोस विलयन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। नई लाइन से ठोस विलयन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार तुम्हारे सामने बोर्ड पर लिख देंगे। हाँ, ठोस विलयन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित दो प्रकार के, आज एक फिजिक्स से संबंधित तुम्हारी एक वीडियो पढ़ने वाली है यूट्यूब पर, लगभग 10 बार 11 11 बजे पढ़ जाएगी।
उसमें तुम्हें पता चलेगा अंतरिक्ष में कैसे कैसे ग्रह हैं, कैसे कैसे सितारे हैं, क्या है। लाइव वीडियो देखने मिलेगा तुम्हें अंतरिक्ष का, तुम सोच भी नहीं सकते अंतरिक्ष में क्या क्या है। तो देखना उसे। देखो इधर बात आती है बिलियनों की इनके। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थाप्य बिलियन की बात करते हैं। ये हमारा कोई पात्र है और ये कोई दूसरा पात्र है। इसमें हमने ये विलायक के अणु रख दिए। विलायक मतलब जैसे भी कोई भी ज्यादा मात्रा वाला। तुम लोग ज्यादा बड़ा मत बनाना, वैसे यस। ये कोई विलायक है जैसे कि कॉपर है जी, कॉपर। अब कॉपर में क्या होता है, प्रतिस्थापी विलयन का मतलब ये होता है प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी का मतलब होता है कि कोई एक सीट पर बैठा हो उसे उठाओ और खुद बैठ जाओ, तो इसे कहते हैं उसकी जगह से प्रतिस्थापित करना। तो इसमें क्या है, ये सब विलायक के अणु थे, उनमें से जिंक के अणु आए, मतलब उसी के जैसे अणु होने चाहिए, उसी प्रजाति के, उसी के लगभग समान। तो जिंक के अणु आते हैं और इनमें से कुछ को, ज्यादा नहीं क्योंकि विलय कम मात्रा में होता है, अगर ये 100 अणु होंगे तो उसमें से मुश्किल से 4-5 को हटाते हैं और उसके स्थान पर खुद आ जाते हैं। जैसे कि बीच में से इसे हटा दिया होगा और जी ये आ गए, या कहीं से इसे हटा दिया होगा ऐसा करके और खुद उनके स्थान पर आके बैठ गए, या और भी कोई धातु अणु ये। तो वे विलयन जिसमें विलय अणु, विलय पदार्थ के अणु विलायक के अणुओं को प्रतिस्थापित कर देते हैं और उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे विलयन प्रतिस्थापी विलयन कहलाते हैं। ये है हमारे प्रतिस्थापी विलयन। प्रतिस्थापी विलयन और प्रतिस्थापी विलयन में जैसे जैसे तुम्हें पता ही है, पीतल हो सकता है या कांच वगैरह हो सकता है। अब ये जो है ये, इसे हम तीर आगे लिखेंगे विलय के अणु, विलय के अणु, और इन्हें तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या है, ये है विलायक के अणु, विलय के अणु, विलायक के अणु। तो क्या होता है कि जब वे विलयन, वे ठोस विलयन जिसमें पदार्थ के अणु, विलय पदार्थ के अणु विलायक के अणुओं को प्रतिस्थापित कर देते हैं और उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे विलयन प्रतिस्थापी विलयन कहलाते हैं। इन विलयनों में विलय के अणुओं का आकार लगभग विलायक के अणुओं के समान ही होता है, मतलब ज्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। कोई क्या कैसे भाई, क्योंकि कॉपर जो होता है ना, कॉपर और जिंक, तो अगर तुम कॉपर की बात करो, कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है 29 और जिंक का 30, तो लगभग समान ही होते हैं, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि सीट पर वही बैठ सकता है जो सीट के आकार का है। कैसे कि पता चला कि भाई कोई पतला दुबला आदमी की सीट पर बैठा, तुमने उसे पीट पाट के हटा दिया लेकिन खुद भी नहीं आ पा रहे उस सीट पे, तो उसे हटाने का भी फायदा नहीं हुआ। तो कम से कम ऐसे सीट पर आने चाहिए, मतलब उस सीट पर वो बैठने चाहिए जो उस सीट पर फिट हो जाए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चौड़ी सीट है उसमें कोई पतला दुबला आके बैठ जाए तो भी ढीला ढाला रह जाएगा, वो गड़बड़ है। तो उसमें लगभग फिट आ जाना चाहिए, थोड़ा बहुत अंतर रहना चाहिए। ये हो गया। अब दूसरे का नाम से पता चल रहा है ऐसे विलयन। इसमें क्या होता है अंतरकाशी विलयन में कि अणु प्रतिस्थापित नहीं करेंगे, उसमें छोटे अणु होंगे और उनके अंतरकाशी स्थलों में आ जाएंगे, खाली जगहों में हटा नहीं रहे, जो उनकी खाली जगह होगी उन्हीं में आ जाते हैं। क्या परिभाषा बनेगी, वे विलयन जिसमें विलय पदार्थ के अणु विलायक के अणुओं के अंतराकाशी स्थल में आ जाते हैं। अंतराकाशी मतलब ये जो खाली जगह रह जाती है, अंतराकाशी स्थल में आ जाते हैं, अंतराकाशी ठोस विलयन कहलाते हैं। और ये होगा इसका चित्र। तो ज्यादा से 4 या 5 के बनाना, हमारा चित्र थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, एग्जाम में इतना बड़ा बनाने से तुम्हारा टाइम ही बर्बाद होगा। कैसे कैसे गोले बन रहे हैं यार, आजकल गोले भी गोल नहीं बन रहे। तो जी
अब क्या है कि ये तो हो गए ब्लैक के अणु, और ब्लैक के अणु जो है ना वो ऐसा आ जाते हैं कि वैसा हम किसी को ना उठा रहे। कुछ लोग होते हैं ना, वो तो मार के छोटे बच्चे कान पर मारेंगे ब्याह शादी में ना, अलग को हट जरा, मैं बैठा हूँ सीट पे, कुर्सी खाली। कुछ लोग खाली देख के बैठ जाते हैं। लो जी, तो ये तो हो गए विलायक के अणु। और जी ये हो गए विलय के अणु। और ये जो हो गया, ये हो गया अंतराकाशी ठोस विलयन। जैसे जैसा होता है टंगस्टन कार्बाइड, ऐसा कहते हैं टंगस्टन, और ये होता है कार्बाइड। टंगस्टन के ये अणु होते हैं, कार्बाइड के अंदर है टंगस्टन कार्बाइड। तो ये दोनों चित्र बना लेंगे और पहले वाले की परिभाषा लिखेंगे। तो ऐसे लिखोगे, देखो उधर कि यहाँ तुम परिभाषा सुन लो क्या है कि वेवलेंथ। या एक काम करना ना, ये चित्र ऊपर बनाना, ये वाला चित्र नीचे बनाना, और उनके साइड में परिभाषा आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना? समझ भाई? एक और कार्य करने का तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, दिखाना जा। हाँ, जैसे दो चित्र होते हैं ना, तीन चित्र होते हैं, तो ऐसे 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 करके बनाते हैं ना। समझ में आया कैसे होगा? एक चित्र के लिए तुमने यहाँ जगह छोड़ी, उसका चित्र यहाँ आ गया। अब का चित्र पहले बना लो, थ्योरी बाद में लिख सकते हैं। फिर क्या हो जाता है कि थ्योरी पहले लिख दो, चित्र बाद में आ जाएगा। फिर ऐसे कभी कभी क्रम ले जाता है, तो अच्छा सा लगता है, खाली खाली जगह लगती है। तुम लोग क्या करोगे कि ऐसे चित्र बना लोगे, यहाँ थ्योरी आएगी, तो ऐसा होता है ना, ऐसा मिक्स सा हो जाता है, सब कुछ घजा मसला सा हो जाता है। तो एक और चित्र, एक और परिभाषा, फिर अगली और जिधर परिभाषा होता है चित्र बनाओ तो स्थान खाली खाली लगता है, फिर दूसरी ओर उसकी परिभाषा आ जाती है। ऐसा करो ना इधर। हाँ, इधर क्या होगा, अरे सुनो, जैसे तुम यहाँ इतने हिस्से में थ्योरी लिखोगे तो यहाँ चित्र बना लो, अगली बार पहले चित्र यहाँ बना दो और यहाँ थ्योरी लिख देना, ऐसा करके अच्छा लगता है। उसमें यह है कि थोड़ी साफ सफाई से अच्छी लगेगी, वरना ऐसा नहीं है कोई पाबंदी के साथ ऐसे बनाना है, कैसे ही बना सकते हो, तुम्हारे हाथ में होता है वो। छोड़ी होगी प्रतिस्थापित। तो पहले वाले की परिभाषा है वे ठोस विलयन जिसमें जिसमें विलय के अणु विलायक के अणुओं को विलायक के अणुओं को स्थापित कर देते हैं। विलायक के अणुओं को प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्रतिस्थापित कर देते हैं और उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं और उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ठोस विलयन प्रतिस्थापी ठोस विलयन कहलाते हैं। प्रतिस्थापी ठोस विलयन कहलाते हैं। ओके, प्रतिस्थापी ठोस विलयन कहलाते हैं। इन विलयनों में ना उसमें लिखते रहो। इन विलयनों में विलय के अणुओं का आकार विलायक के अणुओं का आकार विलायक के अणुओं के लगभग समान होता है। विलायक के अणुओं के लगभग समान होता है। अणुओं के लगभग समान होता है। समान होता है, हो गया। जैसे ओ है हमारे पीतल वगैरह,
हाँ दूसरा हेडिंग डाल देंगे। दूसरा हेडिंग अंतराकाशी ठोस विलयन। इसमें लिखेंगे वे ठोस विलयन, वे ठोस विलयन, वे ठोस विलयन जिसमें वे ठोस विलयन जिसमें विलय के अणु, ठोस विलयन जिसमें विलय के अणु विलायक के अणुओं के, विलायक के अणुओं के अंतराकाशी स्थल में आ जाते हैं, विलायक के अणुओं के अंतराकाशी स्थल में आ जाते हैं, अंतराकाशी स्थल में आ जाते हैं, आ जाते हैं, अंतराकाशी ठोस विलयन कहलाते हैं, अंतराकाशी ठोस विलयन कहलाते हैं। ठोस विलयन कहलाते हैं जैसे टंगस्टन कार्बाइड, कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड WC, जिसका फिलामेंट वगैरह बनाते हैं, ऐसे ये मिश्रित धातु होती है। ऐसे लिखना। इसके बाद हेडिंग है बाष्प दाब, बाष्प दाब, बाष्प दाब क्या होता है? बड़े सिंपल से हर किसी को बताइए, सबके घर में खाना वगैरह बनता ही है। जब तक ये विलयन वाला चैप्टर चल रहा है ना, इसमें चाय बनाना और खाना बनाना तो हर कोई सीख लो। सारे एग्जाम्पल इस विलयन में यही है। चाय बनाना तो सबसे आना चाहिए से चल रहे हैं, और जिससे नहीं आता है वो पीना कम और आज जाकर बनानी सीख लेना। तो फिलहाल अभी हम चाय पे आते हैं। फिर दोबारा से कोई पात्र है, इसमें अभी जल भरा था और हमने इसे गर्म करना स्टार्ट कर दिया, कर दिया स्टार्ट। तो क्या होगा, जैसे गर्म करेंगे फट से पानी भाप बन जाएगा? ऐसा नहीं है, अभी पहले धीरे धीरे गर्म होगा। गर्म होने के बाद में क्या होगा कि इसके अणु धीरे धीरे, अभी मतलब अणु नहीं, पूरा जल जो धीरे धीरे तुम्हें ऊपर को उठता हुआ दिखाई देगा, जिसे कहते हैं हम कि बॉईल हो रहा है, ये उठता हुआ दिखाई देता है। फिर उठने के बाद में धीरे धीरे अब इसमें से बांस निकलने लगती है। तो बांस निकलने लगती है उससे जस्ट पहले कि जब ये धीरे धीरे उठा था, मतलब द्रव से बांस बनने की स्थिति में था, द्रव था और बांस बनने की स्थिति में था, बिल्कुल बॉर्डर पे ही था। तो उस स्थिति को कहते हैं द्रव बाष्प साम्यावस्था। साम्यावस्था समझ रहे हो कि इन दोनों के बीच की अवस्था है द्रव और बाष्प दाब की साम्यावस्था में। तो हम यहां हैं और यहां के जस्ट अगली स्टेप में भाप बन जाएगी, और अगर जो हमने इस पर ढक्कन रख दिया तो ढक्कन उठ जाएगा। और कुकर में तो चाय नहीं बनती खैर, लेकिन उसमें सीटी आती है, तो वो क्या होता है, उसमें ढक्कन नहीं उठता है, उसकी पूरी सीटी उठ जाती है, देखा होगा। तो वो कहते हैं सीटी में आवाज आती है, दरअसल आवाज नहीं आती है, वो भाप की ही आवाज होती है। जब वो बहुत ज्यादा भाप जो किसी छोटे से छिद्र से निकाली जाती है, जैसे कि मुंह से सीटी बजती है, तो वो जो होता है ना मुंह से सीटी बजाने का, तो नहीं बजती। दरअसल बहुत ज्यादा हवा जो है वो छोटे से छिद्र से जब निकाली जाती है तो वो सीटी की ध्वनि की आवाज बन जाती है उसमें। तो क्या होता है कि जब कभी भी, एक सिंपल सी परिभाषा है कि भाप द्वारा या बाष्प द्वारा आरोप को बाष्प दाब कहते हैं। लेकिन थोड़ी सी एक बात इसमें थोड़ा सा मैकअप कर देते हैं, और मैकअप ये है कि द्रव और बाष्प दाब की साम्यावस्था है कि ये शब्द हमें थोड़ा जोड़ना पड़ेगा कि डायरेक्ट भाप तो दाब लगाएगी,
लेकिन कब लगाएगी तो हम कहेंगे द्रव और वाष्प की साम्यावस्था में वाष्प द्वारा आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। लिख देंगे परिभाषा है वही। अगर किसी को ये चीज ना समझ रही है और पता नहीं चल रहा ना तो भी लिख आना कि वाष्प द्वारा आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं, तो गलत नहीं हो। द्रव वाष्प साम्यावस्था में, द्रव वाष्प साम्यावस्था में, साम्यावस्था में वाष्प द्वारा, द्रव वाष्प की साम्यावस्था में वाष्प द्वारा आरोपित दाब को, वाष्प द्वारा आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब कहते हैं। याद हो गया। अब बात आती है, एक बात और थोड़ी सी याद रखनी थी यार, हमने ताप पर लिखा नहीं, एक शब्द ऐड कर देना यार, नियत ताप करना था। नियत ताप पर है जगह इतनी, होगी नहीं, नियत ताप रह गया। नियत ताप पर लिखना था क्योंकि बार बार टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमारा ताप चेंज होता रहेगा। स्टार्टिंग में नियत ताप पर आगे की परिभाषा सेम है, स्टार्टिंग में लिखना था नियत ताप पर, और बताने के चक्कर में ताप रह गया। नियत ताप पर द्रव दाब की साम्यावस्था में वाष्प द्वारा आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। अब वाष्प दाब को वाष्प को प्रभावित करने वाले कारक, और जी क्या है नंबर 1, अगर कोई ये ताप का प्रभाव ना बता पाए अपने मन में ही तो भाई साहब अपन वही ना ताप का प्रभाव हो सकता है। ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ाने क्या पड़ेगा? बढ़ेगी? बढ़ेगी यार, क्यों डर रहे हो भाई? बढ़ेगी, घबरा रहे हो यार। तो हर किसी को पता है, अनपढ़ से अनपढ़ को पता है, घर में जो भी काम करते हो ना करते हो, कहीं देखा हो, सिंपल सी बात है, जब गर्म करते हैं तो भाप जो है वो उठने लगती है और ढक्कन उठ जाता है। जेम्स वाट ने पूरा इंजन बना दिया, रेलगाड़ी बना दी यार। तुम लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हो? देखो भाई, ताप वाष्प दाब बढ़ती है, वाष्प दाब बढ़ता है, बढ़ती है नहीं, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब, वाष्प दाब बढ़ता है, वेपर प्रेशर कहते हैं इसे। अगर कहीं वाष्प दाब स्टार्टिंग में लिखना था लेकिन लिख सकते हो, वेपर प्रेशर। हो गया? हाँ, ये दाब बढ़ाने पर क्या होगा? दाब बढ़ाने पर कुछ नहीं होगा भाई साहब, दाब तो वो खुद ही है, दाब आप नहीं है, कभी दाब का भी प्रभाव। विलायक की प्रकृति का प्रभाव, विलायक की प्रकृति का प्रभाव, यहां ले लेते हैं हम C2H5OH। क्या है ये? क्या नाम होगा इसका? एथिल अल्कोहल। खाए खड़े वाली है प्योर। देखो ये तो शराब ही है। अब शराब में क्या है, दो चीजें हैं, इसमें भी कोई चीज घुल सकती है, ये भी विलायक है अपने आप में, ये भी विलायक है। अब भाप सबसे ज्यादा किसमें बनेगी हम वो देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा हेडिंग है विलायक की प्रकृति, कि उसकी अपनी प्रकृति से भाप किसमें ज्यादा बनेगी। हमने इसे भी 50 टेम्परेचर दे दिया, इसे भी 50 दे दिया, किसमें भाप ज्यादा बनेगी? इसमें या इसमें?
ऐसे देख के कोई नहीं बता सकता, कोई फोटो या मशीन थोड़ी ना है, अभी तो दोनों चित्र समान ही है। तो इसमें जो है वो अब अभी बताना है, तुम्हारे बताने का मौका आएगा। दरअसल जो भी कोई चीज होती है ना उसमें अणु होते हैं, अपने खुद के अणु होते हैं। अब अणु जो ये रुके पड़े हैं ना, रुके पड़े हैं, जो भाप बनते हैं ना बनते हैं, बनेंगे ना बनेंगे, वो होता है केवल और केवल अंतरा आणविक आकर्षण बल के कारण। अणुओं अणुओं के मध्य है कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है। यहाँ अंतरा आणविक बल जो है वो सोचो तुम्हारे पास 10 है, अंतरा आणविक बल के मध्य जो लग रहा है 10 न्यूटन लग रहा है। ये जल है, इसके भी अपने अणु होंगे, लाखों करोड़ होंगे, हमने दो ही ले लिए। इनके मध्य जो अंतरा आणविक आकर्षण बल लगता है, जो मैं बता रहा हूं तुम्हें, वो लगता है मानो 7 न्यूटन। एक में 10 लग रहा है, सॉरी, इसमें कर दो तुम 20 न्यूटन। अब इसमें 10 लग रहा है, इसमें 20 लग रहा है, दोनों को 50-50 टेम्परेचर एक से गैस सिलेंडर पर हमने गैस चूल्हे पर इसे रख दिया, ये टेम्परेचर 50-50 देकर, किसमें भाप जल्दी बन जाएगी। अब सोचो, एक का ना जवाब आया जल में। आज लड़कियों में से किसी का जवाब गलत पे फांसी नहीं है, यहीं बैठे रहोगे, ठीक ठाक बैठे रहोगे। हाँ, वो अक्कड़ वक्कड़ नहीं करनी है कि इसने हेड बता दिया तो मैं टेल बता दूं, इन दोनों में से एक ही होगा। कारण सहित भी बता दो। हाँ जी, जल में, इसमें क्यों, कोई कारण होगा छोटा मोटा, कुछ छोटा मोटा। अणु कम है, अणु तो सब में लगभग बराबर ही होंगे, बल की बात करो। हाँ जी, कुछ और किसी का जवाब। अब थोड़ी साइंस वाले दिमाग में सोच पैदा करो। हाँ जी, कम लग रहा है जिस कारण, हाँ ये है ओरिजिनल कारण कि इसमें आकर्षण बल जो है ना वो कम लग रहा है। कम लग रहा है तो जैसे इसे गर्म करेंगे इसके बंध जल्दी टूट जाएंगे, जल्दी टूट जाने का मतलब ये फटाक से ऊपर जाएगा, तो इसमें जो वाष्प दाब होगा वो अधिक हो जाएगा और इसमें जो है वो कम हो जाएगा। ऐसा समझो कि इसे जो है 20 लोग रोक रहे हैं, जो है वो 10 लोग रोक रहे हैं। जैसे हम टेम्परेचर देंगे तो जाहिर सी बात है 10 वाले पहले कमजोर पड़ जाएंगे और वो हमारा ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो लिखेंगे ये वाली बात, इसमें लेंगे ब्लैक की प्रकृति में इसमें लिखेंगे विलायक, विलायक जैसे, विलायक जैसे एथिल अल्कोहल तथा जल की प्रकृति, विलायक जैसे एथिल अल्कोहल और जल की प्रकृति वाष्प दाब को प्रभावित करती है, वाष्प दाब को प्रभावित करती है, वाष्प दाब को प्रभावित करती है। अर्थात एथिल अल्कोहल का वाष्प दाब, एथिल अल्कोहल का वाष्प दाब नियत ताप पर, नियत ताप का मतलब है उसी ताप पर फिक्स रहना चाहिए। एथिल अल्कोहल का वाष्प दाब नियत ताप पर जल से अधिक होता है, जल से अधिक होता है। देखो, एथिल अल्कोहल का नियत ताप पर जल से अधिक होता है, जल से अधिक होता है क्योंकि एथिल अल्कोहल, क्योंकि एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल के अणुओं के मध्य, एथिल अल्कोहल के अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होता है, जल कम होता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल जल की तुलना में कम होता है, जिस कारण, जल की तुलना में कम होता है, जिस कारण
एथिल अल्कोहल के अणुओं की, एथिल अणुओं की की पृष्ठ पर जाने की, एथिल अल्कोहल के अणुओं की पृष्ठ पर जाने की प्रवृत्ति, यानी कि ऊपर को जो भागते हैं वो पृष्ठ पर जाने की, जाने की प्रवृत्ति, जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और बाष्प दाब अधिक हो जाता है, और बाष्प दाब अधिक हो जाता है, बाष्प दाब अधिक हो जाता है। इसके बाद जो है वो थर्ड, ये बड़ा मजेदार होगा तुम्हारे लिए। विलेय पदार्थ की उपस्थिति, चाय बन रही है, उसमें हमने दूध डाल दिया तो विलेय होगा, विलायक होगा दूध। चाय बन रही है, उसमें हमने दूध डाल दिया तो दूध जो होगा वो विलेय होगा, विलायक होगा, विलेय विलायक। बताओ यार कैसे लोग हैं, चाय पीना जानते बनाने नहीं जानते। देखो इधर आ जाओ जरा, दोबारा से सोचो। चाय नहीं है, कोई सा भी एक्स वाई जेड, अभी हमारे पास जल है, जल, और जल दुनिया का सबसे बड़ा शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक। ये अच्छा खासा गर्म हो रहा था, 50 डिग्री टेम्परेचर पर हमने इसे गर्म करना स्टार्ट कर दिया, भाप बननी इसमें स्टार्ट हो गई होगी, भाप बननी थी, पानी बॉईल हो रहा था, हमने इसमें कोई विलेय पदार्थ डाल दिया, चीनी समझ लो या दूध ही समझ लो, दूध इसमें डाल दिया, तो बाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मन में मन ही मन बोलने से अच्छा है जो थोड़ा बाहर को आवाज निकालो, दो चार को गलत भी पता चलेगा, दो चार को सही भी पता चलेगा, आंसर पता चल ही जाएगा। हाँ जी, इधर की ओर से सारे सीले पड़े, बारिश का मौसम है, बाष्प दाब कम हो जाएगी, बाष्प दाब कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, इनका कहना यह है कम हो जाएगा, जरूरी नहीं है सही हो। हाँ जी मोहसिन। हाँ जी, इसके बाद अगला हेडिंग है तुम्हारा बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वो बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, ये आपेक्षिक क्या, देखो इधर ये हमारे पास जल है, कोई विलायक, ये कोई विलेय है। अब विलायक का जो बाष्प दाब होगा ना वो हमने पी मान लिया, विलयन जो वो सोल्यूशन बन जाता है उसे हमने पीएस से लिख दिया। अब होता क्या है कि हमेशा हमेशा जो जल होता है, जल, इसका बाष्प दाब अगर जो 100 होगा ना तो इसका जरूर कम होगा, क्योंकि जब कोई चीज़ ऊपर से डाल देते हैं ना तो भाप सारी कम हो जाती है, जब कम हो जाती है तो सोचो 100 है तो अब 100 तो रहनी होगी, 99 98 जो भी है, सोचो 90 रहेगी, ये हो गया बाष्प दाब। अब होता क्या है कि कभी भी विलयन का बाष्प दाब जो होता है वो शुद्ध विलायक से हमेशा कम होता है। कितना कम है तो दिख रहा होगा कि 100 में से जब 90 जाएंगे तो 10 ही बचेगा, एक तरीके से माना है हमने। तो जितने ज़्यादा में से कम है, कितना कम है ना, 10 कम है, तो जितनी भी कमी होती है ये अवनमन कहलाती है, यानी कि शुद्ध विलायक के बाष्प दाब में से विलयन का बाष्प दाब घटा देते हैं तो ये बाष्प दाब में अवनमन कहलाता है, अवनमन कहलाता है। लेकिन अवनमन के बाद में अगर हम इसकी तुलना करें, भाई हम कहेंगे 10 कम हो गया, 100 में से 90 गए, 10 कम हो गया, तो कहेंगे कितना कम हो गया, मैंने 10 कम हो गया। कैसे पता चल रहा है, किसकी तुलना में देख रहे हैं हम, तो तुलना हमेशा इससे की जाती है। जैसे कि हमारे पास ये होता है कि 100 में से 70 नंबर आ गए ना, 70 नंबर आए, कितने में से आए, इतने में से। जो मुख्य मान होता है जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा नीचे होता है, तो अगर जो उसी को हम बट्टे में रख दें तो वो चीज़ आपेक्षिक कहलाती है। आपेक्षिक का मतलब कि हम कहेंगे कि ये तो बाष्प दाब में अवनमन है, लेकिन कितना हुआ अवनमन, किसकी तुलना बता रहे हैं, तो हम शुद्ध विलायक के बाष्प दाब की तुलना बता रहे हैं। तो अगर ये अवनमन है और शुद्ध विलायक का बाष्प दाब है तो बाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के बाष्प दाब के अनुपात को बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ये बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है
कि जितना भी इसमें शुद्ध विलायक में और विलयन में जितना भी अंतर आ गया हो वो अंतर बटे शुद्ध विलायक के बाजदाब के अनुपात को बाजदाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ये थ्योरी लिखेंगे और ये बाजदाब में आपेक्षिक अवनमन है। इसके बाद इसके राउल्ट का नियम आएगा, फिर आदर्श अनादर्श विलयन आएंगे।